नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र कुमार दीप और आप सभी का पुनः स्वागत है दीप वे पर। मैं दीपेंद्र कुमार दीप आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के भूगोल विषय के अध्याय 4 का। जी हाँ, एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का अध्याय 4 का हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें आपका 4 अध्याय में दिया हुआ है मानचित्र। आज हम लोग मानचित्र को विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे, आखिर है मानचित्र क्या, और बहुत अच्छे तरीके से 6 क्लास की बुक में आपको ये दिया हुआ है। आज हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि अध्याय का नाम है मानचित्र, पहले मानचित्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मानचित्र में किसी भी पृथ्वी के किसी सतह को या किसी एक गांव को, शहर को, यादी चीजों को, या फिर किसी पर्टिकुलर किसी चीज का प्रोड्यूशन को, उत्पादन को, यादी चीजों को हम लोग इसमें दिखाते हैं। ये तो मानचित्र का बात हो गया। लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हमारे पास ऑलरेडी ग्लोब है जिसमें संपूर्ण विश्व दिया हुआ है, फिर क्या जरूरत है भाई कि हम मानचित्र को पढ़ें? आखिर पता तो होना चाहिए कि क्यों पढ़ें आखिर मानचित्र। हम ग्लोब हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास मौजूद, फिर भी हम पढ़ रहे हैं मानचित्र क्यों? क्या आवश्यकता है इसकी? तो चलिए पहले इसकी आवश्यकता हम लोग जानेंगे, क्या आवश्यकता पड़ी। आप सभी को विदित होगा, आप सभी ने देखा भी होगा ग्लोब को। ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है या पृथ्वी का छोटा रूप कह सकते हैं, उसको एक मॉडल के रूप में है। लेकिन आप उसमें अपना गांव नहीं ढूंढ सकते हैं। अगर आपको अपने गांव को देखना है तो उसके लिए आपको मानचित्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यह आवश्यकता है मानचित्र की। अगर आपके पास मानचित्र नहीं रहेगा तो आप अपने शहर को, अपने गांव को ग्लोब पर नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वो छोटे पैमाने पर होता है। उसका जो स्केल होता है वो छोटे पैमाने पर होता है, जिसकी वजह से आप उसको, अपने गांव को, अपने शहर को, छोटी चीजों को आप उसमें नहीं ढूंढ सकते। उसमें बड़े बड़े देश सिर्फ नजर आते हैं, छोटे देश तो इतने छोटे नजर आते हैं कि पता भी नहीं चल पाता है। तो ये आवश्यकता है। ग्लोब एक्सपेंसिव होता है, ज्यादा खर्चीला होता है, उसका प्राइस अधिक होता है। अगर आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हो तो ले जाने में भी परेशानी है, टूट गया तो अलग परेशानी है। मानचित्र अगर फट गया तो कोई नहीं, छोटा कम एक्सपेंसिव है, दूसरा ले लूंगा। ये इंपॉर्टेंस है मित्रों, ये चीज को समझ लीजिएगा कि इसकी आवश्यकता क्या है। आप समझ चुके होंगे कि इसकी आवश्यकता है, क्यों आखिर हम पढ़ें, ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब जानते हैं कि मानचित्र है क्या, किसे कहते हैं मानचित्र। तो चलिए आप समझते हैं सबसे पहले हम लोग मानचित्र को। मानचित्र है क्या? तो मानचित्र के संबंध में यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के किसी एक भाग को जब मापनी के माध्यम से किसी सपाट कागज पर या किसी सतह पे उतारा जाता है तो उसे मानचित्र कहते हैं। अर्थात जब हम पृथ्वी के किसी भाग को या पृथ्वी के सतह को या आपके शहर के, आपके गांव के, आपके देश को जब हम मापनी के माध्यम से, मापनी स्केल को लेकर के उसको, जब उसकी वास्तविक स्थिति को हम दर्शाते हैं वहां पे, या उसको उतारते हैं या उसको खींचते हैं, तो वह मानचित्र कहलाता है। तब वह मानचित्र कहलाता है। मैंने अभी मानचित्र के डिस्कस करने के क्रम में बोला था मापनी। आखिर मापनी क्या होता है भाई? चलिए सबसे पहले हम लोग मापनी को समझते हैं। मापनी को इंग्लिश में हम लोग स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको एक स्केल बोलते हैं। और स्केल को परिभाषित करना भी बहुत जरूरी है। इसको समझ लीजिएगा कि स्केल क्या होता है। मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों की बीच की दूरी, मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों की बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं की बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को, तथा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं की बीच की दूरी के वास्तविक अनुपात को स्केल कहते हैं या मापनी कहते हैं। अर्थात जब किसी मानचित्र पर दो बिंदुओं को हम दर्शाते हैं, मान लीजिए कि भारत का मानचित्र है, उसमें हम अरुणाचल प्रदेश को दिखा रहे हैं और दूसरे साइड गुजरात को दिखा रहे हैं, तो वो दोनों की जो बीच की दूरी है मानचित्र पर और वास्तविक में जो दूरी है, वास्तविकता में जो दूरी है, उन दूरी को जब हम अनुपात में कन्वर्ट करके दिखाते हैं तो वह हमारा स्केल कहलाता है। क्या कहलाता है? वह हमारा मापनी कहलाता है। समझ पा रहे हो आप इसको? नहीं समझ पा रहे तो आप इसको दोबारा एक बार सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा कि आखिर भाई, हाँ लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, एक पॉइंट को, कि गोलाकार होने के कारण से ग्लोब गोलाकार होता है, ठीक है। तो उसमें आप जो मैप दिखा रहे हैं या फिर पूरे विश्व का जो मानचित्र दिख रहा है हमें, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। परंतु जब उसको हम एक सपाट पेपर पे या चकोर बोर्ड पे, चकोर पेपर पे हम उसको उतारते हैं तो वह
सही नहीं उतरेगा, क्योंकि विषुवत रेखा पास मापनी बिल्कुल सही से आएगी, और जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, वहां पे सही मापनी नहीं आएगा, गलत मापनी आ जाता है, तो थोड़ा सा विकीर्ण नजर आने लगती है, त्रुटियां दिखने लगती हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब हम लोग मानचित्र तो समझ गए, थोड़ा सा समझते हैं हम लोग एटलस को। आखिर एटलस क्या होता है? तो एटलस के बारे में कहना चाहूंगा कि विभिन्न प्रकारों के मानचित्रों के समूह से निर्मित पुस्तक को एटलस कहते हैं। किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के जो मानचित्र होते हैं, बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ मानचित्र होते हैं, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो मानचित्रों के जो समूह को मिलाकर के जो पुस्तक का निर्माण होता है उसे हम लोग एटलस कहते हैं। समझ पा रहे हैं भली बात इस चीज को। अब हम लोग बात करेंगे मानचित्र के प्रकार को, आखिर कितने टाइप के मानचित्र होते हैं, पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो मानचित्र के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। 3 प्रकार के, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। जो पहला वाला था भौतिक मानचित्र, इसको ऊंचावच मानचित्र के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं फिजिकल मैप को। जी हाँ, भौतिक मानचित्र को। भौतिक मानचित्र के अंतर्गत वैसे मानचित्र को शामिल करते हैं जिसमें पहाड़, पर्वत, पठार आदि स्थलाकृतियों को, ऊंचावच स्थितियों को जो दर्शाता है, ऐसे मानचित्र को हम लोग फिजिकल मानचित्र, भौतिक मानचित्र के रूप में जानते हैं। अगला है आपका राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। ठीक है, पॉलिटिकल मैप को हम लोग समझते हैं। राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत वैसे मानचित्रों को शामिल किया जाता है जिसमें किसी गांव, शहर, देश, विश्व आदि को जो राजनीतिक सीमाएं हैं उसको अगर दर्शाता है कोई मैप, तो उसको हम लोग बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। जी हाँ। अगला है आपका थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत वैसे मानचित्रों को शामिल करते हैं जिसमें किसी भी उत्पादन को दर्शाता है, जैसे कि उत्पादन के साथ साथ जो सड़क परिवहन को दर्शाता है, वन को दर्शाता है, उद्योग को दर्शाता है, ऐसे मानचित्रों को हम लोग थीमेटिक मानचित्र के रूप में जानते हैं। ये आपका 3 प्रकार का मानचित्र हो गया। मानचित्र में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। घटक के रूप में इसको जानते हैं कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं। 3 घटक में पहला घटक है आपका दूरी, दूसरा है दिशा और तीसरा है प्रतीक। जी हाँ, दूरी, दिशा और प्रतीक, ये 3 घटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग पहला की बात करते हैं दूरी को, जिसको हम लोग मापनी के रूप में भी जानते हैं। मापनी का मैंने आपको परिभाषा पहले ही बता दिया, फिर भी एक बार समझ लेते हैं इसको, कि धरातल पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी तथा मानचित्र पर उन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी के अनुपात को हम लोग मापनी के रूप में जानते हैं। इसका उपयोग क्या है, इसको भी जानना चाहिए ना, कि आखिर मापनी का क्या प्रयोग है भाई, क्यों करें इसका प्रयोग। तो अगर इसको ऐसे समझते हैं, अगर आपको भारत के मानचित्र में आपको अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की डिस्टेंस को दिखाना है, ठीक है, आपको मानचित्र पर दोनों को लाना है। अगर बिना मापने का प्रयोग आप नहीं करते हैं तो पता चलेगा कि डिस्टेंस प्रॉपर वे में नहीं रहेगा। अगर आप अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की दूरी नाप के बना रहे हैं तो जम्मू कश्मीर और केरल की दूरी में गड़बड़ होने वाला है। तो इसके लिए मापनी का होना बहुत जरूरी है, ताकि एक्चुअल जो वास्तविक स्थिति है, जो वास्तविक में है, उसी के अनुपात के रूप में हम मानचित्र पर या सपाट कागज पर उसको उतारेंगे, तब आपका एक सही मानचित्र बनेगा। मापनी में 2 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। एक होता है छोटे पैमाने का मानचित्र, एक होता है बड़े पैमाने वाला। बड़े पैमाने का स्केल होता है और एक होता है छोटे पैमाने का स्केल, या मापनी भी इसको बोलते हैं। तो छोटे पैमाने का जो स्केल होता है उसमें ज्यादा डिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं, मतलब ज्यादा एरिया को कवर करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी ग्लोब को देख रहे हैं ना, तो वो आपका छोटे पैमाने को, मतलब कि छोटा में क्या होगा कि बड़ा डिस्टेंस को हम उसमें कवर करेंगे, लेकिन अगर हम छोटे पैमाने वाले का बात करेंगे तो इसमें छोटा डिस्टेंस को हम लोग कवर करते हैं। बड़े वाले में छोटा और छोटे वाले में बड़ा, सिंपल। तो बड़े पैमाने का जो स्केल होता है उसमें हम क्या करते हैं कि 5 सेंटीमीटर में 5, एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग कि 5 सेंटीमीटर में हम 5 किलोमीटर दिखा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा छोटे पैमाने का। लेकिन अगर बड़े पैमाने की बात करें तो इसमें 5 सेंटीमीटर में हम 500 मीटर ही दिखाएंगे। कम हो रहा है ना, तो मतलब जो कम दिखा रहे हैं ना, वो आपका बड़ा पैमाना का स्केल हो जा रहा है। ये चीज हमका थोड़ा सा याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन घुमाता है। आगे बात करते हैं हम लोग दिशा की। दूसरा में था दिशा, और दिशा की हम लोग बात करें डायरेक्शन भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए डायरेक्शन को समझते हैं। दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको
कहीं बोल दिया जाए कि आप चले जाइए, मान लीजिए कि आपको भेज दे रहे हैं कि हम चलिए आप महाराष्ट्र चले जाइए, ठीक है, आपको दिशा का पता नहीं है किस दिशा में जाइएगा आप, तो अगर आप किसी भी चीज एरोप्लेन में ही हैं, आप हवाई जहाज की एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का बाइक में चल रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, दिशाओं का ज्ञात होना चाहिए, तभी आप अपने मंजिल तक सही सलामत पहुंच सकते हैं। ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी स्थान पर पहुंचने के लिए, किसी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए आपको दिशा का पता होना चाहिए, डायरेक्शन का जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। दिशा में मुख्य रूप से 4 दिशा होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मैंने पहले भी पढ़ा रखा है इस चीज को। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 दिशा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रधान दिग बिंदु। अगर फाइंड आउट करने में कहीं परेशानी हो रही है तो आप अपने आपके सामने जो मैप है उसको अपने सामने खड़ा कर लीजिए। आपका जो सर का साइड होगा वो उसका मैप का उत्तर होगा, आपका पांव का साइड होगा वो आपका दक्षिण होगा, और आपका जो दाहिना हाथ होगा वो उसका पूरब होगा मैप का, और आपका जो बायां हाथ होगा उसका पश्चिम होगा। एग्जाम्पल बिल्कुल इजी है, आप इसको समझ लीजिए, मैप में आपको फाइंड आउट करने में सुविधा हो जाएगी। ये मैंने एक ट्रिक आपको बता दिया। चलिए, एक होता है, ये तो प्रधान बिंदु हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, लेकिन इसके साथ साथ एक और होता है उप प्रधान बिंदु। अब ये क्या होता है भाई? आप सभी को मैं बताता हूं कि अगर आपके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि आपके घर के अपोजिट साइड एक घर है किसी का, मान लीजिए कि आप राम है और राम के घर के अपोजिट साइड श्याम का घर है, लेकिन श्याम के बगल में एक और घर है रोहन का घर, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि मेरे अपोजिट, अगर आपके अपोजिट साइड में उत्तर साइड में अगर श्याम का घर है तब श्याम का घर बता दोगे, लेकिन जो कोने में रोहन का घर था आप उसको कैसे बताओगे? या फिर आपके बगल में जो है मान लीजिए कि वो सीता का घर है, तो जो कॉर्नर में बचा, आप सीधा समझिए इस चीज को कि जो नॉर्थ साउथ है, ईस्ट वेस्ट है, और जो कोने में बच रहे हैं ना, उसको फाइंड आउट करने के लिए ही हम उप प्रधान बिंदु को जानते हैं, ठीक है। इसमें 4 होते हैं। एक होता है जैसे नॉर्थ पोल की तरफ से देखते हैं तो नॉर्थ से अगर हम नॉर्थ के पश्चिम या पूरब की ओर देखते हैं तो उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम, और दक्षिण की तरफ से देखते हैं तो दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम होते हैं। ये आपके हो गए उप प्रधान बिंदु, ठीक है। समझ गए आप इसको। आगे बात करते हैं हम लोग प्रतीक का, ठीक है। प्रतीक यानी चिन्ह, इसको सैम्बल भी बोलते हैं, कन्वेंशनल साइन भी बोलते हैं। तो इस चीज को भी जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप पहचान ही नहीं पाओगे। इसको ऐसे समझते हैं, आपने ये होता क्या, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि आपने देखा होगा ना, चेस खेलते देखा होगा किसी को। चेस बोर्ड में अगर चेस बोर्ड छोटा सा होता है, उसमें राजा, सैनिक, हाथी, घोड़ा, बहुत कुछ रहते हैं। क्या वास्तव में वहां पे रहते हैं? नहीं रहते हैं। उसका सैम्बल के रूप में रहता है कि हाँ भैया, ये जो लंबा वाला दिख रहा है ना, सबसे बड़ा जो प्लस का बना हुआ, वो आपका राजा हो गया। जो कोने में जो पड़ा ना मोटा सा, वो आपका हाथी हो गया, एक साइन के रूप में। और जो छोटे छोटे वो आगे रहते हैं ना, वो सैनिक है, एक साइन के रूप में है, वास्तविक में वो नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रतीक का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी मानचित्र में अगर आपको प्रतीक का ज्ञान नहीं हो, चिन्हों का ज्ञान नहीं हो, तो आप मैप में सही सलामत से स्टडी नहीं कर सकते हो, बढ़िया से नहीं पढ़ सकते हो, आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज। तो चलिए, ये तो हो गया प्रतीक की बात है। तो प्रतीक में आपको बहुत सारे साइन दिए हुए होते हैं कि आपको कौन कौन सा साइन, ये कुआं का साइन है, ये आपका बिजली का साइन है, ये आपका पोल का साइन है। ये इस तरह की साइनें होती है ताकि आप मैप को, आप मानचित्र का अध्ययन बहुत अच्छे से कर सकें। ये आपका ये तीसरा घटक था। मानचित्र में प्रतीक में बात कर रहे थे, तो प्रतीक में नेट में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इस चीज को याद रखिएगा। मुख्य रूप से जो प्रतीक में पूछा जाता है ये है कि नीले रंग का प्रयोग किस में करते हैं? तो नीले रंग का प्रयोग हम जलाशयों को दिखाने के लिए करते हैं, भूरे रंग का प्रयोग पर्वतों को दिखाने के लिए करते हैं, पीला रंग का प्रयोग पठारों को दिखाने के लिए करते हैं, और हरे रंग का प्रयोग मैदान को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये 4 प्रतीक को याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, और नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बात करते हैं हम लोग रेखा चित्र का, ठीक है। आपके आगे बुक में दिया हुआ है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है, सोच लीजिए थोड़ा सा। चलिए बात करते हैं रेखा चित्र की। रेखा चित्र और मानचित्र में बस इतना सा अंतर है कि रेखा चित्र में मापनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब कि आप जैसे कि आप जब एग्जाम लिख रहे होते हैं या आपको किसी को मैप दिखाना होता है, तो आप क्या करते हैं, या फिर किसी गांव का ही आपको एक मैप तैयार करना होता है, तो आप क्या करते हैं कि फटाक से पेन उठाते हैं और बिना मापनी पर आप ऐसे ऐसे आराम से अपने से खींच देते हैं। तो जो अपने से आप खींच रहे हैं ना,
बिना मापनी का वो आपका हो गया रेखा चित्र। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप इस चीज को कि बिना मापनी का प्रयोग के अगर हम किसी मैप को तैयार करते हैं तो वो आपका हो गया रेखा चित्र। आगे है एक लास्ट, वो है खाका। ठीक है, ये खाका, ये क्या होता है? किसी भी चीज के लिए हम एक खाका तैयार करते हैं। जैसे कि आपको कहीं इसको बोल सकते हैं कि प्लानिंग भी, कि प्लानिंग के रूप में इसको समझते हैं कि ये प्लानिंग मतलब कि आप किसी कार्य को करने के लिए प्लानिंग करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से ये खाका का भी प्रयोग होता है। खाका क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अगर आप रेखा चित्र बना रहे हैं, आप मान लीजिए कि इसको एग्जांपल से समझते हैं कि आपको एक घर बनाना है, ठीक है, या आपको एक मंदिर बनाना है, या आपको एक फैक्ट्री बनाना है, तो उसके लिए आपको जरूरत है कि आप एक खाका तैयार करेंगे कि अच्छा मेरा रूम ना इधर इतना फीट का होगा, मेरा रूम ना 10 बाय 12 का होना चाहिए, अच्छा ये हॉल है ये इतना फीट का होना चाहिए, इतना स्क्वायर फीट में होना चाहिए, अच्छा ये वाशरूम है इसको इतना फीट में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, आप एक खाका तैयार करोगे। और यह बिल्कुल ही बड़े स्केल पर होता है, बड़े स्केल पे होता है। बहुत कम यूनिट मान करके हम छोटी छोटी चीजों को दिखाते हैं कि अच्छा इसमें मेरा रूम इतना होगा, मेरा बालकनी इतना होगा, ये सब चीजों को हम लोग दर्शाते हैं। तो ये हो गया, किसी भी बिल्डिंग को तैयार करने, कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उसके लिए हम पहले खाका तैयार करते हैं, फिर हम उस पर काम करते हैं। तो इस तरह से आपका अध्याय आज का समाप्त होता है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो और तक भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहे। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। किसी भी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक पर आपको वीडियो की जरूरत है तो आप चैनल से संपर्क कर सकते हैं। हर संभव इस चैनल के माध्यम से आप तक मदद पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।